नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी सीरीज मोटर which draws a 6 ampere current with the input voltage of 220 volt, find the EMF if the armature resistance is 0.5 ohms, series winding resistance is 1.7 ohms and assume the 1.2 volt voltage drop of the each brush. सीरीज रेजिस्टेंस है तो मतलब दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में आ जाएंगे, एक आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग वाला। यहाँ पे ईएमएफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बैक ईएमएफ कितना रहेगा। इनपुट दिया है 220 वोल्ट, इनपुट करंट है वो यहाँ पे 6 एम्पियर हो जाएगा, ये होगा 0.5 एंड 1.7। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट से या फिर हुई भी होंगी, 1.2 वोल्ट जो ब्रश वोल्टेज है ना ऑफ द ईच ब्रश ड्रॉप, ये लेना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो साथ साथ में इसके साथ साथ है ना ऐसे जो ब्रशेस है वो भी ड्रॉ करते लो, और कैलकुलेशन करते वक्त ई का लिखोगे ना तो सबसे पहला ना ये 220 वोल्ट माइनस करोगे तो सबसे पहला ब्रश का ड्रॉप्स लिख लो, यानी कि 1.2 प्लस 1.2 ये हो जाएगा टोटल 2.4 वोल्ट है, वो सबसे पहले ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है वो लिख लो, और बाद में ये जो करंट है, ये करंट और इसके अक्रॉस जो रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो जाएगा वो दोनों लिख लेना, 6 टाइम्स ऑफ द 1.7 प्लस 0.5। सबसे पहले मैं वापस एक बार कहूँगा, अगर वोल्टेज ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप दिया है वो इक्वेशन में सबसे पहले लिखो, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द ब्रशेस। तो इसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसके वजह से आपका आंसर है वो गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आप ऑप्शन जो 204.4 वोल्ट है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, अगर आप मैन्युअली करेंगे तो भी इजीली आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इफ द रेंज इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 500 माइक्रो एम्पियर एंड द मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द 200 ओम्स। तो यहाँ पे अपना शंट रेंज एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग एमीटर है वो ड्रॉ करेंगे सीरीज में, उसके अक्रॉस रेजिस्टर रहेगा और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस रहेगा जो रेंज एक्सटेंशन का काम करेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे ड्रॉ करोगे सर्किट, यहाँ पे ऊपर एमीटर ड्रॉ करो, उसके सीरीज में एक रजिस्टर ड्रॉ करो, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर, यहाँ पे नीचे पैरेलल में दोनों के अक्रॉस एक रजिस्टर ड्रॉ करो, ये जो रहेगा ये शंट रेजिस्टेंस रहेगा। जितना गिवन दिया है ना वो करंट यहाँ पे लिख लो, जो इसका ओरिजिनल वैल्यू था, जितना वो बढ़ गया आगे, कितना बढ़ गया अभी 500 माइक्रो एम्पियर करे, तो यहाँ पे लिख लेना 500 माइक्रो एम्पियर, यानी कि पहले ये 100 मेजर कर रहा था, लेकिन अगर हमें 500 मेजर करना है तो जो रिमेनिंग 400 है वो यहाँ से पास है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400 माइक्रो एम्पियर। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों है करंट और ये जो रजिस्टर है ये इसके अक्रॉस है, यानी कि दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस भी रहेगा, करेक्ट। तो ये जो करंट अपने पास वैल्यू है यहाँ पे, ये करंट की जो ओरिजिनल करंट की, और ये जो रेजिस्टर का वैल्यू है वो ये है 200 ओम्स का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रेजिस्टेंस, ये करंट का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, तो इससे RSH का जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 100 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज़ इक्वल टू 400 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई बाय RSH। कोई भी m की वैल्यू फाइंड आउट करने की डिवाइड बाय करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइप के फॉर्मूले, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन है तो सेम करना, सर्किट ड्रॉ करना, इसके सीरीज में रजिस्टर ड्रॉ करना, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होकर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 400 अगर नीचे चला गया तो ये हो जाएगा RSH इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाय दिस 400 माइक्रो एम्पियर। तो कैंसल आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा 4 से 4 कैंसल आउट होकर यहाँ पे हो जाएगा 50 ओम्स, यहाँ पे शंट में लग जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ कलेक्टर करंट इफ बीटा इज इक्वल टू 100 एंड बेस करंट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। कलेक्टर करंट क्या होता है, एक्टिव रीजन में IC इज इक्वल टू बीटा AB, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 मल्टीप्लाई बाई दिस 100 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके, ये -3 गया, 1 2 3, टोटल 3 जीरोस एंड ये -3 कैंसल आउट होया, तो हो गया यहाँ पे 10 एम्पियर करंट, कलेक्टर करंट का आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 8086 इज ए डैश बिट माइक्रो प्रोसेसर मेड अप ऑफ। तो जिनको अगर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ना ये भी पता रहेगा ना तो आप आंसर कर सकते थे। पाँचों के पाँचों ऑप्शन है वो अलग अलग थे। तो 8086 है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, और ये HMOS होता है, ये NMOS भी नहीं होता है, PMOS भी नहीं होता है, CMOS भी नहीं होता है, ये HMOS होता है। तो शायद किन स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा तो लिख लेना, इससे आइडिया आप रख सकते हो कि यहाँ पे 6 है आखिर में, तो इसके भी आखिर में 6 है, ठीक है। तो ये 16 और ये 8086 दोनों के आखिर में 6 है। तो ये ट्रिक रख के ये ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 8085 और 8086 का सबसे पहले आप, अगर आपको चाहिए तो ये कंपैरिजन देख लेना स्क्रीनशॉट निकाल के।
आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, शायद पूछा जा सकता है। 8085 का ध्यान रख के आप 8086 के साथ साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। फॉर अ BCD काउंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड। BCD पे डायरेक्टली क्वेश्चन 2016 के महाजनको के पेपर में हुआ था, जूनियर इंजीनियर के ही हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे BCD काउंटर में। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी हुआ था, उन्होंने कमेंट्स करके पूछा था, 2 या 3 या 4 में उन लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी है वो क्लेरिफाई कर दिया था। अगर आपको चाहिए तो वापस देखना, पार्ट 1 में हम लोगों ने उसका डिस्कस किया था, BCD काउंटर में कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स JK फ्लिप फ्लॉप्स है वो लगेंगे। तो वापस एक बार बता दूंगा, BCD काउंटर मतलब होता है जो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक वो मेजर करता है, यानी कि टोटल यहाँ पे यूनिक स्टेट्स 10 हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 10 यूनिक स्टेट्स यहाँ पे लगेंगे। अगर हमें सबसे पहले दिखा तो 0 डिनोट करना है, या फिर जाने दो ना, अपर लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। 9 को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, 8 4 2 1 यही पैटर्न में हम लोग लिखते हैं, करेक्ट। 8 4 2 1 यानी कि 8 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड 1, तो मतलब विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9 हो जाएगा। अगर ये हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो यही इक्विवेलेंट हो जाएगा ये डेसिमल में, करेक्ट। डेसिमल, हाँ डेसिमल, BCD बाइनरी कोड है डेसिमल, तो 1 0 0 1, करेक्ट। तो जो 9 वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये बिट है वो लगेंगे। अप टू 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 7 का कितना होता है, 1 1 1 हो सकता है, करेक्ट। लेकिन 8 और जो 9 है ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एडिशनल बिट लगेगा। 3 बिट के हेल्प से हम लोग 8 9 और उसके आगे वाले कोई भी नंबर है वो डिनोट नहीं कर सकते। सो बेसिकली यहाँ पे अगर 8 और 9 यहाँ पे काउंट करना है जो भी होता है BCD में, तो हमें टोटल 4 नंबर ऑफ मिनिमम जो बिट्स है वो लगेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 8 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा भी हम लोगों को चलेंगे, लेकिन मिनिमम 4 तो हमें लगना ही चाहिए, मिनिमम 4 तो हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2f.c4 इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा इन ऑक्टल। तो 2f.c4 हेक्साडेसिमल में है तो उसको हम लोग सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 है ये, करेक्ट, यानी कि हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल है वो हम लोग 4 बीट से डिनोट करते हैं। 2 के लिए क्या हो जाएगा, 8421 के पैटर्न में लिखेंगे तो 8421 में यानी कि 0 0 1 0 0 0 1 0। एफ के लिए हो जाएगा, एफ होता है इक्वल टू होता है 15, करेक्ट। तो मतलब हमें चारों के चारों जो बीट है वो 1 करना पड़ेगा, 0 से लेके 15 तक। 16 है मतलब 0 से लेके 15 तक हम लोगों को वहाँ पे यूज़ करना है। डेसिमल का पॉइंट एज इट इज़ लिखेंगे। सी क्या होता है, ए होता है 10 के लिए, बी होता है 11 के लिए और सी होता है 12 के लिए। यानी कि 12 बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, 8 और 4 लगेंगे, 8 + 4 होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1। जो रिमेनिंग जो बीट्स है वो हम लोग रखेंगे 0 0, एंड जो 4 है वो हो जाएगा सिर्फ 0 1 0 0 0 1 0 0। तो अगर आप रफ में ऐसे भी लिखोगे तो आपको ईजिली फटाफट लिखने के लिए आ जाएगा। ये होता है हेक्साडेसिमल के लिए। अभी ऑक्टल के लिए 0 से लेके 7 तक ही होता है, तो मतलब 7 के लिए हमें सिर्फ 3 बिट ही सफिशिएंट है। तो इसके जो 3 के हम लोग अभी ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। डेसिमल के यहाँ के तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग यहाँ से चलेंगे, राइट साइड में हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ड्रॉ करके दिखा तो यहाँ पे अगेन ये 3 का ग्रुप हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 3 का ग्रुप, नहीं है तो 0 लिखो लेफ्ट साइड पे। राइट साइड में हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, डेसिमल के एक जगह दूसरे जगह, इस जगह इस जगह, इसके अकॉर्डिंग 3 के ग्रुप करते जाएंगे। 0 0 1 और अगेन यहाँ पे 0 0, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वापस से लिख दूंगा, ये 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 1, डेसिमल अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो ये 0 और ये 0 का तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। 1 0 1 यानी कि कितना हो जाएगा, अभी 4 to 1 में अगर हम लोग सिर्फ लिखेंगे 4 to 1 फैशन में, अगर 1 0 1 तो ये कितना होगा, कितना हो जाएगा 4 और 1, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि हो जाएगा 6, एंड ये 0 0 1 मतलब हो जाएगा 1, यानी कि 57.61 इन ऑक्टल। ये होगा इक्विवेलेंट ऑफ 2f.c4 के। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में पूछा तो आप 8 के टर्म्स में कन्वर्ट करके लोगे, यानी कि 3 का बैच करके लिखोगे और उसको फिर 4 के ग्रुप में लिख के आप उससे भी वापस हेक्साडेसिमल में जा सकते हो। डेसिमल से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, कोई भी नंबर का कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले बाइनरी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर विथ अ 12 बिट एड्रेस बस
एंड 8-bit डेटा बस विल बी एबल टू एक्सेस डेट्स किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड किसी को याद नहीं था, इसलिए मैं जो जितना कुछ याद था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 8-bit एड्रेस बस और जो 8-bit डेटा बस है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग कितने KB ऑफ जो मेमोरी है वो एक्सेस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शंस भी इजी थे, आपको इजीली आ सकते थे अगर आपको पता रहेगा कि कैसे हम लोग मेमोरी है वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर से भी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे जेई के एग्जाम में, जो एक्चुअल में अपने सिलेबस में था भी। कुछ स्टूडेंट को लगा था कि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन नहीं, सिलेबस में ही था इलेक्ट्रिकल का, और जो सिलेबस में उन्होंने दिया था स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया था, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटीज होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे जो मीटर है वो ऊपर जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो वोल्ट है और ये ऊपर से सेकेंड है वो नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है फाइंड द ओपन लूप सिस्टम ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये ही पांचों ऑप्शन है वो एग्जैक्टली एज इट इज थे। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ था कि कौन सा आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था BSNL जेई के एग्जाम में ईयर 2016 में। वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर है, तो उसमें हम लोग जो फीडबैक है वो यूज़ करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर म्हणजे बेसिकली जो आउटपुट निकाल के कि कितना वोल्टेज अभी चेंज हुआ है, कम ज़्यादा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर तो क्लोज लूप सिस्टम है। इन्वर्टर AC है वो भी एक क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑन या फिर ऑफ हो जाएगा। जितना हम लोग सेट करते हैं, अगर उससे ज़्यादा ठंडा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली AC बंद हो जाएगा, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे चला गया तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों है वो क्लोज लूप सिस्टम है। थर्मोस्टेट हीटर भी सेम होता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ने का काम करता है। जो इन्वर्टर AC है उसका एग्जैक्ट अपोजिट थर्मोस्टेट हीटर होता है। एक होता है वो ठंडा करने का काम करता है, एक होता है वो गर्म करने का काम करता है। सन सीकर सोलर सिस्टम, सन सीकर नाम में ही दिया है सन सीकर, यानी कि सन को वो ट्रैक करेगा। तो ट्रैकिंग करने के लिए उसका पोजीशन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन से पोजीशन पे, तो कंटिन्यूसली हम लोग को उसका जो फीडबैक है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो चारों के चारों ऑप्शन है ऊपर वाले, ये क्लोज लूप सिस्टम के हैं, और जो DC मोटर विद फील्ड कंट्रोल है ये यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम नहीं है। ऊपर के चारों है वो क्लोज लूप सिस्टम है, जो आखिर है वो ओपन लूप सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो E है, ऑप्शन 5 नंबर, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, शायद उधर ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन वहाँ पे अलग थे BSNL जेई के क्वेश्चन में। महाजनको में सेम एज इट इज़ ऑप्शन थे, लेकिन BSNL में ऑप्शन ये बाकी का ऑप्शन कुछ डिफरेंट है, लेकिन DC मोटर विथ फील्ड कंट्रोल यही वहाँ पे भी ऑप्शन था और उसी को करेक्ट आंसर दिया था आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम द गिवन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इफ द डैम्पिंग फैक्टर इज 0.5। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा KI² + S + 4। कंपेयर करेंगे हम लोग जो क्लोज लूप सिस्टम वाला ट्रांसफर फंक्शन होता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो S² वाला जो टर्म है वो यूनिटी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग K से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा S² + S डिवाइडेड बाई K + 4 डिवाइडेड बाई K। ये हम लोग कंपेयर करेंगे S² + 2 zeta ओमेगा NS + ओमेगा N² = 0, ये वाले इक्वेशन से। तो इसके वजह से हमें मिलेगा ओमेगा N का वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएगा √4 डिवाइडेड बाई K। करेक्ट, कंपेयर करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2 zeta ओमेगा N = हो जाएगा 1/K। ओके, S/K है, मतलब S अगर हम लोगों ने कैंसिल निकाल दिया तो 1/K ही हम लोग को मिलेगा। जीटा का वैल्यू डैम्पिंग फैक्टर दिया है 0.5, तो 2 × 0.5 ये हो जाएगा 1, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा ओमेगा N = 1 डिवाइडेड बाई K। ओमेगा N का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई K = हो जाएगा 1/K। स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई K = 1 डिवाइडेड बाई K²। करेक्ट, स्क्वायर किया राइट साइड पे दोनों जगह पे, ये एक K से एक K कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर K ऊपर लिया तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। K का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि K = 0.25। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में 2-3 घंटे बाद, जहाँ पे 4 के जगह पे सिर्फ 6 था, और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। सेम क्वेश्चन है ए में भी पूछा गया था। ओके, तो टॉपिक भी रिपीट हुआ था।
सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ बेसिकली यूज फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ, और जो यानी कि जो मेसन्स गेन फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लॉक रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ जो या फिर जो मेसन गेन फॉर्मूला इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, बहुत ही आसान से डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल करंट मेजर्ड बाय द एमीटर ए, ये वाला जो एमीटर है वो, इफ द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर A1 इज 3 एम्पियर एंड करंट मेजर्ड बाय द एमीटर 2 इज 4 एम्पियर। ओके, तो एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 4 एम्पियर है। तो यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर होने की वजह से हम लोग उसको डायरेक्टली अरिथमेटिक एडिशन नहीं करेंगे, तो ये जो आई वाला करंट रहेगा इट इज़ अ एडिशन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड बेसिकली होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 एम्पियर जिन्होंने किया था उन लोगों का आंसर सॉरी, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया है। 5 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डीसी में एल का वैल्यू मतलब एल जो इंडक्टर वाला वैल्यू है वो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डीसी में हम लोग डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, डायरेक्टली केसीएल लगा के 4 और 3 का डायरेक्ट एडिशन करके 7 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन एसी करंट में हम लोगों को उसको मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड लोड फैक्टर से क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम डिमांड आपको दिया था एंड यूनिट्स जनरेटेड पर एनएम भी दिया था, तो डायरेक्टली लोड फैक्टर का आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। लोड फैक्टर का वैल्यू हम लोग एक बार देख लेंगे। फॉर्मूला लोड फैक्टर होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, तो उसमें से मैक्सिमम डिमांड तो गिवन था, सिर्फ एवरेज का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना था। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड इज इक्वल टू होता है एवरेज डिमांड मल्टीप्लाई बाय होता है यहाँ पे टाइम। तो टाइम से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज मैक्सिमम मिलके लोड फैक्टर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा नेटवर्क। स्टार फैशन में दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू था 2, 3 एंड 5 और इसको डेल्टा में आपको दिया था, फाइंड आउट करना था। एग्जैक्ट किसका वैल्यू कहाँ पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये आर का वैल्यू होगा फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। आर का क्या होता है, ये सम आर किन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि ये जो 2 ओम और 5 ओम्स को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लूँगा यहाँ पे। मैंने कैसे याद रखा था, सम प्लस जो सम किया था उनका ही प्रोडक्ट लेते हैं, सम प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग रेजिस्टर है वो। सम किन दोनों का है 5 + 2 का, अभी उन दोनों का ही प्रोडक्ट यानी कि हो जाएगा ये 10 एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यानी कि ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 7 + 3.33 यानी कि 10.33 ओम्स आर का वैल्यू है वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बी का और सी का भी फाइंड आउट कर सकते हो और ऑप्शन है वो टिक करके आ सकते थे। क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन था, कोई कैलकुलेटर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इजीली आ सकता था आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द यूनिवर्सल गेट। कौन से गेट है वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो इन दोनों गेट से हम लोग कोई भी जो गेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नॉट गेट बना सकते हैं, नॉर गेट बना सकते हैं, और एक्सऑर एंड एक्सनॉर, कोई भी जो गेट है वो बना सकते हैं। तो इसलिए नैंड और नॉर का जो गेट्स है, ये जो 2 गेट्स है वो यूनिवर्सल गेट की तरह काम करते हैं। ओके, उसका टेबल भी है, कितना नंबर ऑफ लगेंगे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ दिस इज नॉट यूज एज अ बेस लोड पावर प्लांट। थर्मल है वो बेस लोड पावर प्लांट है, न्यूक्लियर भी है वो बेस लोड पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है ये भी बेस लोड पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है ये बेस पावर प्लांट नहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेस लोड यानी कि जो लंबे ड्यूरेशन तक ऑन रहते हैं, जिसके ऊपर मैक्सिमम जो डिमांड है वो रहती है, बेस लोड यानी कि थ्रू आउट द कंटिन्यूसली टाइम, जिसको बेसिकली स्टार्ट होने में और ऑफ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो पर्टिकुलर होते हैं बेस लोड पावर प्लांट। जो फटाक से स्टार्ट होकर फटाक से खत्म होते हैं या फिर स्टॉप हो सकते हैं, वो पीक लोड पावर प्लांट में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि विंड पावर प्लांट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया था और उससे स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, फाइंड आउट करना था। जो अपना राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया होता है, s⁴, s⁴, s⁴2, s⁴1, s⁴0। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1, उसके बाद है यहाँ पे 5, उसके बाद है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस रहेंगे उतने पोल से वो जो एस प्लेन है उसके राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, यानी कि उतने नंबर ऑफ पोल्स है वो राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे, मतलब जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो गिवन जो था एग्जैक्टली ये वैल्यू शायद पता नहीं रहेंगी,
लेकिन जो गिवन ऑप्शन था वहाँ पे अनस्टेबल आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक या दो साइन चेंजेस वहाँ पे मिल रहे थे, तो उसके वजह से जो सिस्टम है वो अनस्टेबल थी फॉर गिवन क्वेश्चन। अगर आपने अनस्टेबल टिक किया है तो आपका आंसर करेक्ट आया रहेगा। नेक्स्ट एक था ऑटो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, किसी को भी समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, याद भी नहीं रहा, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन किसी को भी याद नहीं है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो दिया था 220/200 वोल्ट का सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, जिसमें सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड थी और प्राइमरी साइड से जो करंट है वो कुछ ड्रॉ कर रहा था, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्डिंग आगे का भी किसी को याद नहीं है, लेकिन इतना कुछ जो क्वेश्चन है वो याद था, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी एक बार देख लेना, जेई के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल, इंटरसेक्टेड 30 डिग्री, इंटरसेक्टेड 45 डिग्री या फिर इंटरसेक्टेड 60 डिग्री। तो इंटरसेक्ट तो नहीं करते हैं, ऑर्थोगोनल या फिर पैरेलल में से स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ रहेगा। ऑर्थोगोनल मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। परपेंडिकुलर भी नहीं है मतलब 90 डिग्री पे क्रॉस करती है क्या, नहीं। पैरेलल ही होती है वो हमेशा, कभी भी कितना भी अगर हम लोग उसको छोटी जगह पे उसको पुश करने की कोशिश करेंगे फिर भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसलिए पैरेलल टू ईच अदर है वो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड इज यूज टू मेजर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। केल्विन डबल ब्रिज है वो यूज करते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी इन डिटेल में कौन से ब्रिजेस है, कौन से वैल्यूज है वो फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट देखते हैं लैमिनेशंस आर यूज टू रिड्यूस। ओके, तो डायग्राम नहीं था ऑब्वियसली, ये लैमिनेशंस होते हैं, यानी कि तीन शीट्स में, पतले पतले शीट्स में हम लोग उसको बनाते हैं और उसको स्टैंपिंग करके एक एज अ कोर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, ना कि हिस्टेरिसिस को, ना कि कॉपर लॉसेस को। एंड आयरन लॉसेस इज अ बेसिकली एडिशन ऑफ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, लेकिन लैमिनेशंस आर स्पेशली यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ओके, तो एडी करंट लॉसेस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होता है, कॉपर लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेना, हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया ले रहे हैं। नेक्स्ट है अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इज, देखो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, यानी कि जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है वैसे ही फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स को अपोजिशन करने का काम करता है रिलक्टेंस, और जो करंट को अपोजिशन का काम करता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रिलक्टेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हो, दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये रिलक्टेंस है, अगर आपको याद नहीं रह रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ द कंडक्टर इज मेड फॉर रिड्यूस द कॉपर लॉसेस, रिड्यूस द स्किन इफेक्ट, प्रिवेंट द इंटरफेस विथ नेबरिंग टेलीफोनिक लाइन्स, प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट बिटवीन एनी टू लाइन्स, या फिर रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, अगर 3 लाइन्स होंगे तो एक सर्टन इंटरवल के बाद उसका पोजिशनिंग है वो हम लोग चेंज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा क्रॉस हो गया, इसका जो पोजिशनिंग है वो बेसिकली हम लोग चेंज करते हैं, ऐसा। ओके, ऐसा पोजिशनिंग है उसका, हर एक पॉइंट पे वो आना चाहिए, यानी कि अभी ये सेकंड पे है, ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट पे, तो अभी ये आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पे। ये नीचे वाला जो लाइन है ये थर्ड पे था, ये आ गया सेकंड पे, तो अभी आएगा ये यहाँ पे फर्स्ट पे, और ये जो फर्स्ट पे था आ गया थर्ड पे, और आगे आएगा ये सेकंड नंबर, यानी कि हर एक जगह पे इसको पोजिशनिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस विद द नेबरिंग टेलीफोनिक लाइन। तो इसके वजह से इंडक्टेंस वगैरह भी चेंज होता है अगर ट्रांसपोजिशन नहीं किया तो इसलिए इंटरफेरेंस विद द नेबरिंग टेलीफोनिक लाइन्स कम करने के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, तो बाइनरी में नंबर दिया है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए उसका वंस कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो ये नंबर सबसे पहले लिख लूंगा मैं यहाँ पे 0 1 1। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 के जगह पे 0 लिखो, 0 के जगह पे 1 लिखो, तो हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0। और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में जो गिवन नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट उसमें सिर्फ हम लोग 1 है वो ऐड कर लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 0 के जगह पे आ जाएगा 1, 0 0 सेम रहेगा, 1 0 0 1 और 0, 0 1 0 0 1 0 1, 0 1 0 0 1 0 0, नहीं ये है 0 कहाँ पे स्टार्टिंग पे, हाँ यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1, करेक्ट। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड ऐसे होता है, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1 0 1 1 0 1 1, ओरिजिनल नंबर मैंने लिख लिया, जब तक आपको 1 सिंगल डिजिट नहीं मिलता है LSB से,
1 नहीं मिलता है तब तक हम लोग उसको जो नंबर है वो एज इट इज़ रखेंगे, जैसे ही 1 मिलेगा उसको नीचे ड्रॉप करेंगे और उसके आगे वाले सारे नंबर से वो चेंज करेंगे। यानी कि अगर हम लोग LSB से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही 1 मिला तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे 1 और इसके आगे वाले सारे नंबर से उसको फ्लिप कर लेंगे, यानी कि 0 1 0 0 1 0। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट। एक बार नंबर लेता हूँ। चलो ये नंबर लिया मैंने 1 0 1 0 1 0 0। ओके, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे LSB से। जब तक 1 नहीं मिलता तब तक जो नंबर्स है वो एज इट इज़ हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1 मिला क्या, नहीं, तो 0 एज इट इज़ लिया मैंने। उसके बाद वापस से 0 लिया, फिर अभी मिला 1, लेकिन ये 1 को भी उठा के नीचे लेने का है और उसके बाद इसके आगे वाले जो नंबर्स है उसको फ्लिप कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो ये डायरेक्टली हमें 2's कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो ऐसे भी आप ट्रिक है वो याद कर सकते हो। एक स्टेप यहाँ पे कम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो यही फंडामेंटल जो स्टेप है वही याद करो। सबसे पहले उल्टा करो और उसमें सिर्फ एक ऐड करो, बाद में बेसिक सा एडिशन कर दो। नेक्स्ट है टैकोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो टैकोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द एंगुलर स्पीड। ओके, एक्सेलरेशन के लिए नहीं होता है। लीनियर स्पीड या फिर एंगुलर स्पीड में शायद कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ रहेगा। लीनियर स्पीड भी नहीं होता है आंसर। एंगुलर स्पीड को हम लोग मेजर करने के लिए जो टैकोमीटर है वो यूज करते हैं। ओके, तो वाइब्रेशन, एक्सेलरेशन, लीनियर स्पीड के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं ये भी एक बार देख लें। तो मीटर से रिलेटेड है कि कौन सा मीटर क्या यूज करता है, ये मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें भी एक बार देख सकते हो, आने वाले एग्जाम में काम आएगा। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द लीनियर सिस्टम 5e⁻60 ऑफ ut। ओके, तो इसका सिर्फ लाप्लास हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या होता है। सबसे पहले एक एक करके जाएंगे। u ऑफ टी का लाप्लास होता है 1/s। करेक्ट। अगर उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 से, 5u ऑफ टी, तो ये हो जाएगा 5/s। और उसको e से मल्टीप्लाई किया e⁻60 से ऑफ ut। ओके, तो ये हो जाएगा, जो s है वही सिर्फ शिफ्ट कर दे हम लोग। s यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा माइनस की, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 है /s -6। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर 5 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5 है, s -6 ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, e⁻at का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s + a एंड e⁻+at का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s - a। एग्जैक्ट अपोजिट। अगर प्लस हुआ यहाँ पे तो लैप्लास में हम लोग माइनस लेते, तो इसलिए यहाँ पे +60 था तो इसलिए हम लोगों ने s -6 यहाँ पे लिया है। ओके, ut का 1/s तो होता है, हम लोग को पता ही है। बाकी का भी लाप्लास वगैरह क्या होता है एक बार जरूर से देखना, हम लोगों ने ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। और एक क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे शायद फ्लक्स दिया था आपको, फ्लक्स डेंसिटी दिया था और 2-3 पैरामीटर दिए थे। तो वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। करेक्ट। तो यहाँ पे आप एरिया का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, ए इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय बीटा करके, और भी जो रिमेनिंग जो पैरामीटर्स है वो यूज करके उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शायद mm² या फिर सेंटीमीटर² के टर्म्स में दिया था, क्योंकि तो मीटर से आपको सेंटीमीटर में mm² में कन्वर्ट करते आना चाहिए, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था तो विदाउट कैलकुलेटर वो स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम कर रहा था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने वो स्किप कर दिया। स्किप करने की वजह से वो याद भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। तो उसका काम क्या होता है हायर फ्लक्स डेंसिटी का, टू रिड्यूस द वेट पर kVA। यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितना हम लोग फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ही वेट है वो कम होते जाएगा पर kVA के लिए। तो ये एक एडवांटेज होता है हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करने का। यही मेन फंडामेंटल होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ नहीं करते, हम लोग मैग्नेटिक सर्किट क्यों यूज़ करते। मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, जनरेटर हुआ, सारे के सारे मैग्नेटिक प्रिंसिपल के पे ही वर्क क्यों करते, इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे वर्क क्यों नहीं करते, ये भी एक सोचने वाली बात है। करेक्ट। तो इसका मेन पर्पस होता है कि वही हायर फ्लक्स डेंसिटी, जितना हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो वेट वगैरह होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, साइज है उसका कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग जाते हैं मैग्नेटिक सर्किट पे रादर देन द इलेक्ट्रिक सर्किट पे। करेक्ट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग यूज़ नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते। यही इसका मेन रीज़न है, ताकि उसका साइज़ कम होता है और उसका जो वेट है वो भी कम होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सर्किट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था इसरो के एग्जाम में ईयर 2013 में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डायरेक्टली उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर केबल फॉर्म बाय मेकिंग अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड रबर विद द मिनरल्स दैट प्रोसेस इज नोन एज। ओके, तो ऐसा ही टाइप का कुछ था वहाँ पे। एग्जैक्ट वर्डिंग स्टूडेंट्स को पता नहीं था, लेकिन जो अवेलेबल है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है वल्कनाइजेशन।
इसका एक बार इन डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं। द जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO इज अ कंपाउंड वाइडली यूज इन द रबर इंडस्ट्री ड्यू टू द एक्सेलेंट प्रॉपर्टीज इट एक्ट एट एन एक्टिवेटर फॉर एन वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। तो जिंक ऑक्साइड एक मेन एलिमेंट है वल्कनाइजेशन प्रोसेस में। नेचुरल रबर इज कन्वर्टेड इनटू अ मोर ड्यूरेबल मटेरियल थ्रू अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज अ वल्कनाइजेशन, जो यहाँ पे दिया था। Therefore, the zinc oxide adds strength to the rubber compound and improves their resistance against the heat or the abrasion and helps guard against the ultraviolet degradation। तो जो रबर का जो लेवल है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो यही हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इंसुलेशन कंडक्टर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे वल्कनाइजेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ अंडरग्राउंड केबल सिंगल कोर केबल इज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द शीट, मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द शीट, मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द शीट, ऐसा टाइप की क्वेश्चन था। या फिर दोनों में मिनिमम होता है या फिर दोनों पे मैक्सिमम होता है। तो एक बार डायग्राम के हेल्प से समझ लेंगे। ये बीच में कंडक्टर है और उसके अराउंड यहाँ पे है शीट, और यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे ऊपर तो कंडक्टर के सरफेस पे इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर चले जाएंगे यानी कि शीट के सरफेस पे उसका जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का, वो वैल्यू है वो कम होते जाता है। तो मैक्सिमम होगा कंडक्टर के सरफेस पे और मिनिमम रहेगा शीट के सरफेस पे। तो मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द शीट, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 से 56 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ याद है तो हमें ज़रूर से कमेंट्स में बताना। उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, या फिर ए के जो क्वेश्चन है उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ए की क्वेश्चंस भी अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन करना। और भी आने वाले अपकमिंग आने वाले एग्जाम से, अभी महाजनको का प्रोसेस तो हो गया है, अभी कौन से एग्जाम आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियो देखने से पहले ही वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया रहेगा। और भी कौन से एग्ज़ाम आ सकते हैं, BRC का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका फॉर्म फिलअप भी प्रोसेस चालू है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की है। जेई का पेपर का और AE पेपर, दोनों पेपर का सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है। वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ज़रूर से आप चेकआउट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आपके कितने क्वेश्चंस सही आए, इसमें से कौन सा टॉपिक आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है और अभी तभी शायद एग्जाम प्रेशर में अगर आपको लगा है कि ये टफ था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो ईजी था, शायद पे वहाँ पे क्लिक नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आने वाले एग्जाम में आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तो सेफ स्कोर वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना, आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।